India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि क्या छात्र पढ़ाई के लिए अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दें। जस्टिस गुप्ता ने कहा हिजाब पहनने में मनाही नहीं, मामला सिर्फ स्कूलों में नहीं पहनने का है। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को करेगी सुनवाई। अदालत तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग मुद्दे पर निर्णय ले। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर 1 नवंबर को सुनवाई की तारीख होगी निर्धारित। वादी ने कहा धारा 6A भेदभावपूर्ण और मनमानी अलग अलग कट ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। दिल्ली सरकार के अधिकारों के मामले में 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर होगी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। पहली बार होगी पेपरलेस या ग्रीन सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. शिवसेना चुनाव चिन्ह पर इस मामले को लेकर शिंदे और उद्धव गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों को ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान चाहिए। असली शिवसेना कौन है और तीर कमान चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई करेगा कि क्या चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। पीठ उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें शामिल है ये एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और 15 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा जारी याचिका को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि शिवसेना चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देश को चुनौती दी गई है। शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र शिवसेना मसले पर कहा कि वो 27 सितंबर को इस पर विचार करेगी कि चुनाव आयोग को इस मामले में फैसला करने को कहा जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग का निर्णय लेने दें। इस प्रस्ताव का उद्धव गुट ने विरोध किया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायकों के अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकता है। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। 5 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल की विभिन्न कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली दोनों समूहों के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जब मामले की सुनवाई की गई तो शिंदे समूह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता है। सीनियर एडवोकेट कौल ने स्थानीय निकाय चुनावों की तत्कालिकता का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन CJI एन रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोई रोक का आदेश नहीं दिया है। उद्धव समूह की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रस्तुत किया कि अयोग्य सदस्य चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते।
चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने कहा कि यदि चुनाव चिन्ह आदेश के तहत कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास इस पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीठ ने कहा कि वह आज फैसला नहीं लेगी और 27 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल द्वारा किया गया था, जो एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि चुनाव आयोग के समक्ष असली शिवसेना का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थगित रखा गया था। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने संकेत दिया था कि संविधान पीठ अगले दिन शिवसेना पार्टी के भीतर दरार और महाराष्ट्र राज्य में परिणामी राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित मामलों को ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वो 1 नवंबर को असम के अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। पीठ 1 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के लिए निर्देश देगी। याचिका में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सवाल खड़े किए गए हैं। वादी ने तर्क दिया कि धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि ये अवैध प्रवासी को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने असम समझौते को आगे बढ़ाने में 1985 में एक संशोधन के माध्यम से डाली गई नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 1 नवंबर 2022 तक को सूचीबद्ध किया। पीठ 1 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के निर्देश देगी। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा को बताया कि संवैधानिक पीठ को भेजे गए कानून के 10 प्रश्नों में से एक ये था कि क्या मामले की सुनवाई में देरी से निहित स्वार्थ प्रभावित होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की राय थी कि प्रारंभिक मुद्दे के रूप में देरी के प्रभाव को तय करने के लिए बेंच को संदर्भ आदेश में इंगित नागरिकता से संबंधित बड़े मुद्दों पर जाना पड़ सकता है। याचिका में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सवाल खड़े किए गए हैं। गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन असम सम्मिलिता महासंघ ने 2012 में धारा 6A को चुनौती दी थी। इसने तर्क दिया था कि धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि ये असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। इसने 1951 में तैयार किए गए NRC में शामिल विवरण के आधार पर असम राज्य के संबंध में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NCR को अपडेट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश देने में अदालत के आदेश की मांग की। पुरानी संवैधानिक पीठ के कुछ जज के रिटायर होने पर CJI ललित ने अब वर्तमान संविधान पीठ का गठन किया। इस मामले में 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1)(a) के दायरे से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। लंबित मुद्दा ये है कि क्या भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिकों के यहाँ पैदा हुए लोगों पर लागू होगा। ये पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती पर भी विचार करेगी, जिसे 1985 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। ये प्रावधान उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है जो बांग्लादेश से भारत आए थे, और 2 श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। पहला वे जो 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करते थे, और दूसरा वे जो 1966 के बाद लेकिन 1971 से पहले असम में प्रवेश करते थे और वहां 10 साल रुके थे। इस मामले के नतीजे का राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन या NRC सूची पर बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें निजी स्कूलों को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS की बैकलॉग सीटों को भरने के लिए कहा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देश को भी खारिज कर दिया है कि सामान्य श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या पर ध्यान दिए बिना 25% EWS श्रेणी के छात्रों को एंट्री लेवल पर घोषित स्वीकृत संख्या के आधार पर भरा जाएगा।
ऐसे में उच्च न्यायालय के पहले निर्देश के संबंध में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय अंतरिम चरण में निर्देश पारित नहीं कर सकता, जब एक ही मुद्दा मामले का विषय है। इसी तरह जो जारी किया गया है उसकी अदालत ने जांच में कहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 25% सीटें घोषित स्वीकृत संख्या या वास्तविक प्रवेश के आधार पर भरी जा रही हैं, और हम मानते हैं कि एक अंतरिम आदेश का विषय नहीं बन सकता। शीर्ष अदालत ने पैराग्राफ 4 और 5 में निहित निर्देशों के लिए अपेक्षित आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 4 में इस प्रकार कहा गया था, राज्य द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि निजी और सरकारी दोनों भूमि पर निजी स्कूलों में खाली सीटों का बैकलॉग अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाए। हाईकोर्ट के आदेश के पैरा 5 में इस प्रकार कहा गया था, राज्य सुनिश्चित करेगा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों में 25% सीटें प्रवेश स्तर पर घोषित स्वीकृत संख्या के आधार पर भरी जाएंगी, चाहे सामान्य श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो। उच्चतम न्यायालय 26 मई को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रहा था। इस आदेश पर पहले उच्चतम न्यायालय ने 19 जुलाई को रोक लगा दी थी। तो वहीं हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलीलें रखी गई। वादी के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि क्या छात्र पढ़ाई के लिए अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दें। कामत ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर लिबासों और खासतौर पर हिजाब जैसे धार्मिक लिबासों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब पहनने से कोई नहीं मना कर रहा, मामला सिर्फ स्कूलों में नहीं पहनने का है। अब गुरुवार को इस पर फिर से सुनवाई होगी। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने सभी दस्तावेज सभी पक्षों के वकीलों के साथ साझा किया। इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया। एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील देवदत्त कामत ने कहा कि यहाँ मामला ये है कि राज्य अनुच्छेद 19-21 के तहत छात्रों के लिए उचित सुविधा प्रदान करने के अपने दायित्व में विफल रहा है। कामत ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय भी कुछ उचित प्रतिबंध का प्रावधान करते हैं। कामत ने कहा कि क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था में एक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 21, 19 और 25 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दे। कामत ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में भी हिजाब पहनने की छूट है। वहाँ छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म से मैच करता हुआ हिजाब पहन सकती है। उन्होंने कहा कि हमने ये दलील कर्नाटक हाईकोर्ट में भी रखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि केंद्रीय विद्यालयों का मसला राज्य सरकार के स्कूलों से अलग है। कामत ने कहा कि अगर एक समुदाय का विश्वास है तो एक धर्मनिरपेक्ष न्याय के तहत इस विश्वास को स्वीकार किया जाना चाहिए और हिजाब पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कामत ने महिलाओं के नाक में पहने जाने वाले नथिया, बिंदी और मंगलसूत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि ये किसी भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये विश्वास है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि भारत के संविधान में जितनी विभिन्नता समाहित है, शायद किसी और देश के संविधान में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश की तरह किसी और देश में इतनी विविधता नहीं है। अन्य सभी देशों में अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून है। कामत द्वारा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के उदाहरण देने पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम अमेरिका, कनाडा की तुलना अपने देशों से करते हैं। उन्होंने कहा कि यूएसए और कनाडा की कोर्ट के फैसलों को भारत के हिसाब से नहीं देख सकता। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जब हमारी अदालतें फैसला सुनाती है तो ये उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्रॉस और रुद्राक्ष कपड़ों के भीतर हो सकता है और इसका ड्रेस कोड पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि हेड स्कार्फ के साथ ऐसा नहीं है। कामत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि एक समुदाय के छात्र अपने धार्मिक चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पोशाक का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो कपड़े न पहनने का अधिकार भी मौलिक अधिकार बन जाता है। कामत ने कहा कि यहाँ सवाल ये है कि क्या हिजाब पहनने के अधिकार में कटौती की जा सकती है। कामत ने कहा कि हमें कोई भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर लड़की इसे पहनना चाहती है तो क्या राज्य इस पर रोक लगा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कोई उन्हें हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहा है।
बल्कि सिर्फ स्कूल की बात है। उससे आगे कोई मसला नहीं है। कल 11:30 बजे हो सकती है इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 11 अक्टूबर से दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मसले पर सुनवाई के संकेत दे दिए हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी 5 जजों की बेंच ने कहा कि 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा तय कर दी जाएगी। इस साल 6 मई को ये मसला संविधान पीठ को सौंपा गया था। बता दें कि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहा है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की ग्रीन या पर्यावरण के अनुकूल सुनवाई करना चाहता है। इसलिए सभी वकील भारी भरकम फाइल कोर्ट में लेकर आने की बजाय आईपॉड, टैब या दूसरे उपकरण का इस्तेमाल करें। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली विवाद के कई मसलों पर फैसला दिया था, लेकिन सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया था। 14 फरवरी 2019 को इस मसले पर 2 जजों की बेंच ने फैसला किया था, लेकिन दोनों जजों जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का निर्णय अलग अलग था। जस्टिस सीकरी ने माना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल करेंगे। उससे नीचे के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकती है। लेकिन जस्टिस भूषण ने ये माना था कि दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र है, उसे केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं मिल सकता। ऐसे में ये मसला 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच में लगी थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि स्थिति अब बदल चुकी है। ये मसला पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट का है और इसमें किए गए संशोधन से जुड़ा है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने संशोधन को भी चुनौती दी है, इसलिए दोनों पर साथ सुनवाई होनी चाहिए और मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता के बीच मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैलाश गहलोत और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को मानहानि के विवाद सुलझाने की संभावना तलाश कर दोनों पक्षों से 4 हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों का कोई अंत नहीं होता, ये केवल दिखावा होता है। आप राजनीतिक मानहानि के मामलों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, ये केवल दिखावा भर है। दिल्ली हाईकोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के वकील ने कहा, गहलोत को लगता है कि गुप्ता ने बयान उन पर कलंक लगाने वाला था। जो कहा जा चुका है उसको मिटाया नहीं जा सकता, वो पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता द्वारा कथित तौर पर लो फ्लोर बस खरीद को लेकर उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर आपराधिक मानहानि की याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए हमें बदनाम किया और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। वहीं ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग का मामले पर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा है कि एक मध्यस्थ होने के नाते वो ये तय नहीं कर सकती कि उसके मंच पर पोस्ट की गई सामग्री वैध है या नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने हलफनामे को पढ़ने और जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस S प्रसाद की बेंच ने मामले की कार्रवाई को आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है। अदालत ने 28 मार्च को ट्विटर से पूछा था कि जब आप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को ब्लॉक क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ट्विटर को ये बताने के लिए कहा था कि आप किसी व्यक्ति को ब्लॉक कैसे करते हैं। ट्विटर ने कहा था कि यूजर सभी किस्म के पोस्ट करते हैं, सभी के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जा सकते। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वो हलफनामा दायर कर बताएं कि किसी अकाउंट को बंद करने के लिए ट्विटर और IT मंत्रालय के बीच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2021 को ट्विटर के वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा था कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं। आप लोगों के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। दरअसल
दिल्ली हाईकोर्ट ट्विटर के एक हिंदू देवी के बारे में कथित आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर ट्विटर ने हलफनामे पर जवाब दाखिल किया है। एक यूजर मां काली के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.